हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये एक साउथ की मूवी है जो कि मैंने हिंदी में देखी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं इसे अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आई हूँ तो ये कोई टुच्ची पिक्चर तो होगी नहीं, बल्कि इस पिक्चर में कोई ना कोई बात तो होगी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फिल्म में एक बात नहीं बल्कि अनेक बात है, और जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे लगा कि अगर मैंने इस मूवी की चर्चा अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं करती हूँ तो लानत है मेरे चैनल पर, लानत है मुझ पर। क्योंकि ये फ़िल्म एक तरीके से इतनी ज़बरदस्त है, आप कह सकते हैं अगर मैं खुल के बोलूँ तो इतनी धांसू पिक्चर है ये। और ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट प्लॉट थ्रिलर मूवी है, तो फिर तो मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे ना तो आपकी आंखों के सामने दृश्यम के हिंदी जो दृश्यम बनी थी उसके अजय देवगन को आप याद ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस फिल्म की जो नायिका हैं हंसिका मोटवानी, उनका भी कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये फीमेल अजय देवगन है। क्योंकि जैसे अजय देवगन जो हैं अपने परिवार को बचाने के लिए अपने दिमाग के घोड़े जिस तरीके से दौड़ाते हैं दृश्यम मूवी में, चाहे दृश्यम 1 हो चाहे दृश्यम 2 हो, उसी तरह से जो ये फिल्म की नायिका है ये खुद को बचाने के लिए कैसे तिगड़म पिगड़म चिगड़म करती है ना, वो वाकई माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है। और मुझे लगता है कि अभी हमारे बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की इस फिल्म पर नज़र नहीं पड़ी है। यही वजह है कि ये फिल्म हिंदी में मुझे देखने को मिल गई, वरना ये लोग राइट जब फिल्म के ख़रीदते हैं ना तब ये हिंदी में फ़िल्म को नहीं ट्रांसलेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बड़ा नुकसान होता है। जैसे अभी एक फ़िल्म आई थी लव यापा करके, जो कि एक साउथ की बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी की रीमेक थी। तो उसका जो साउथ में जो वर्जन बना था वो बहुत ही चला था, बट अफसोस क्योंकि जब उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने जब उस फिल्म के राइट्स खरीद लिए उसको लव यापा में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। कई साउथ की फ़िल्म हैं जिनका हिंदी डबिंग नहीं मिलता है और वो इतनी ज़बरदस्त होती हैं पर वो हम देख नहीं पाते हैं। जब तक हमें वो हिंदी में मिलती हैं तब तक कुछ ऐसी फ़िल्में होती हैं जो हमारी ही बॉलीवुड उनका ऑफिशियल रीमेक करके बना देती है, तो हम चाह कर भी ओरिजिनल का मज़ा नहीं ले पाते। लेकिन थैंकफुली ये फ़िल्म अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है और हिंदी में ये अवेलेबल है, और इस फिल्म का नाम है माय नेम इज़ श्रुति। जो मतलब ये पूरी की पूरी पिक्चर की हीरोइन तो हंसिका मोटवानी हैं ही हैं, लेकिन फिल्म का हीरो भी हंसिका मोटवानी है। क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करी है और फिल्म की कहानी किस तरीके से चलती है। मैं आपको बताऊं कि आपको जिस तरीके से आप जब फिल्म देखने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार सीधी सी कहानी है, अब ये होगा अब वो होगा। लेकिन नहीं भाई नहीं, जब तक पिक्चर अपने एंड तक पहुंचेगी ना सब कुछ जो है वो उलट पुलट हो चुका होगा और आपको लगेगा कि जो दिख रहा था बल्कि वो तो था ही नहीं, उसके पीछे कुछ और छुपा हुआ था। तो पूरी ज़बरदस्त ये फ़िल्म है। इस फिल्म में ऑफ कोर्स ये एक साउथ इंडियन फिल्म है तो साउथ इंडियन कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। हंसिका मोटवानी के बाद अगर कोई और कैरेक्टर को आप पहचान पाएंगे तो वो है मुरली शर्मा, जो कि इस फिल्म में इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, जिनका रोल भी देखने लायक है। ये जो मुरली शर्मा हैं ये हिंदी और बाकी अन्य लैंग्वेजेस में फ़िल्में कर चुके हैं, साउथ की और भी बहुत सारी फ़िल्मों में ये काम कर चुके हैं, ख़ास तौर पे सिंघम में भी ये काम कर चुके हैं। तो आप लोग इन्हें जानते ही हैं, टेलीविज़न से भी ये जुड़े हुए हैं। 90s में इनके काफ़ी सीरियल्स आते थे। इनफैक्ट मैं हूँ ना जो फ़राह खान ने बनाई थी उसमें भी ये थे। और जो इनकी पत्नी हैं
इनकी पत्नी भी एक जानी मानी टेलीविज़न और फिल्म एक्ट्रेस हैं, जिन्हें आप रोहित शेट्टी, राम गोपाल वर्मा और एकता कपूर के सीरियल में ख़ास तौर पे देख चुके हैं। राम गोपाल वर्मा और रोहित शेट्टी की फ़िल्मों में तो आप इन्हें देखते ही हैं, इनकी पत्नी को। लेकिन एकता कपूर का एक बड़ा ही मशहूर सीरियल आया था कसम से, उसमें जिज्ञासा का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था और इनका नाम है अश्विनी करके। और ये मराठी और हिंदी फ़िल्मों में काफ़ी काम कर चुकी हैं। और ये मुरली शर्मा जो हैं, ये इनके सेकंड हस्बैंड है। इनकी जो फर्स्ट शादी हुई थी वो 1998 में हुई थी नितेश पांडे के साथ। नितेश पांडे की अभी 2 साल पहले ही डेथ हो गई है और 98 में इनकी उनसे शादी होती है और सन 2002 में इनका डाइवोर्स हो जाता है। क्या रीज़न था जिसकी वजह से डाइवोर्स हुआ, ये तो पता नहीं चला और ना ही अब कभी पता चलेगा, क्योंकि दोनों में से कभी किसी एक ने कुछ भी नहीं बोला। ना नितेश ने कभी बोला, ना अश्विनी ने बोला। और अश्विनी आज की तारीख में मुरली के साथ सन 2009 में घर बसा चुकी हैं और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। दोनों शादियों से उनको कोई बच्चे नहीं हुए, तो वो अपनी लाइफ जी रही हैं और बड़ी हिम्मत से जी रही हैं। तो मुरली और अश्विनी जो हैं साथ में भी शायद काम कर चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं और काम करते हैं और दोनों ही अच्छे एक्टर्स हैं। तो ये फ़िल्म जो है आपको बिल्कुल भी बोर, तो खैर बोर शब्द भी आपको याद नहीं आएगा जब आप ये फ़िल्म देखेंगे। और ट्रस्ट मी, आपको लगेगा कि आप एक ऐसी फ़िल्म देख रहे हैं जो दृश्यम फ़िल्म के लेवल से है। क्योंकि हम लोगों को तो दृश्यम की ही आदत पड़ी हुई है। भाई 2 अक्टूबर को तुम कहाँ थे, पंचगिनी में थे, कोई सत्संग सुन रहे थे, वो आज भी डायलॉग बड़ा रटा हुआ है। लेकिन ये जो फ़िल्म है ये दृश्यम से भी 2% आगे है और इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं कि बहुत आपको मज़ा आने वाला है। और कहीं ना कहीं फ़िल्म देखकर आपको थोड़ा बुरा लगेगा बॉलीवुड के लिए कि हमारे बॉलीवुड में इतने अच्छे राइटर्स क्यों नहीं हैं। एक्चुअली इस फिल्म में जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई गई, जो शायद मुझे नहीं लगता कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस चीज़ पर कभी बात की गई है, और वो है चमड़ी की चोरी। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने तरह तरह की तस्करियों के बारे में सुना होगा और बॉडी के ऑर्गन्स को लेकर भी काफ़ी बातें सुनी होंगी। लेकिन इस फिल्म में स्किन को लेकर जो व्यापार होता है, यानी कि जो यंग लड़कियां होती हैं, स्पेशली जिनका एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होता है और वो सुंदर होती हैं, तो उनकी जो स्किन होती है यंग लड़कियों की, उसको किस तरीके से बेचा जाता है। और ये जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, इसमें इनकी स्किन इस्तेमाल होती है और किस तरीके से जाल बिछाकर लड़कियों को, शरीफ घर की अच्छी अच्छी घरों की लड़कियों को फंसाया जाता है और फिर उनके साथ क्या होता है, ये फ़िल्म में आपको देखने को मिलेगा। कि जो कि एक नया प्लॉट आपको देखने को मिलेगा, एक नई रियलिटी देखने को मिलेगी। और वाकई ये कोई फैब्रिकेटेड चीज़ नहीं है, वाकई ऐसा होता है। सन 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तब बहुत सारे मुद्दे, पहलू सामने आ रहे थे। तो एक पहलू ये भी सामने आया था कि जो छोटे छोटे बच्चे अगवा हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है, पहले हम लोग सुनते थे कि भाई बच्चे को उठा के ले जाते हैं या तो उनके ऑर्गन्स बेच देते हैं। ऑर्गन्स तो छोड़ो, बच्चों को जो है भिखारी बना देते हैं उनको मार पीट के। लेकिन एक चीज़ जो मेरे सामने आई सन 2020 में, कि जो यंग बच्चे होते हैं ना 3 साल के, उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है। नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है बड़ी मुलायम स्किन होती है। तो इसी जो मुलायम स्किन को ये लोग यूज़ करते हैं ये प्लास्टिक सर्जरी में। तो इनको अगवा कर लिया जाता है और इन बच्चों के जो हाल होते हैं, मतलब आपके पैरों नीचे ज़मीन निकल जाएगी। मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं इतना ज़्यादा सहम गई थी जब मुझे पता चला था कि यार क्या क्या इस दुनिया में होता है। और मैं तभी कहूँगी कि सन 2020 जितना डरावना रहा, उतना ही मेरे लिए या आप सबके लिए भी बहुत ही क्रांतिकारी साल रहा होगा। क्योंकि इस साल हमारी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आई।
जो स्पेशली जो चेहरा सेलिब्रिटीज़ का निकल के आया कि भाई किसके घर से वो पाउडर निकल रहा है, सफ़ेद पाउडर निकल रहा है। बड़े बड़े जो हैं एक्टर्स, सेलिब्रिटियों को एनसीबी अपने बुला रही है दफ्तर, और कैसे एक्ट्रेसेस ऐसे जती सती बन के जा रही हैं भाई, बालों में तेल लगाकर, 2 चोटियां बनाकर, सलवार कमीज़ पहनकर, आँखों में एक चश्मा लगाकर, और एक बड़ी मिडिल क्लास एटीट्यूड लेकर ये लड़कियां जो हैं वो जा रही होती हैं, हीरोइनें जा रही होती हैं। वैसे तो ये अपने अवार्ड फंक्शंस में जिस तरीके से ये अपने जलवे निकालती हैं, बट सबके जलवे थल्ले आए हुए थे जब एनसीबी ने इनकी लगाई हुई थी। तो ये भी चीज़ आपको सन 2020 में देखने को मिली थी। जो सच्चाई होती है ना, एक तरीके से एक रियलिटी चेक सन 2020 में हमें देखने को मिला। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि चमड़ी का भी एक व्यापार होता है, और इस व्यापार को बहुत बड़े बड़े लोग सपोर्ट करते हैं। उनके बारे में भी बताया गया है कि ये चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों का हल होता है, लेकिन वो मिल नहीं पाता है क्योंकि जो गलत चीज़ें हैं ना, उनको बड़े बड़े लोगों की बैक होती है, सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से गलत चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता रहता है। और अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों के खिलाफ जाता है तो फिर उसका हाल तो बहुत ही ख़राब हो जाता है, उसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो जाती है। तो बहुत ही ये सच्चाई की बात है। और जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं वो खुद ही अपनी पोलें खोलते रहते हैं और अपने आप को वो एक्सपोज करते रहते हैं, लेकिन हम एज अ ऑडियंस सिर्फ उसको एक कहानी स्क्रिप्ट देखकर जो है बस देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों पर हम अगर गौर करें ना तो हमें पता चल जाए, क्योंकि बॉलीवुड वाले ही अपनी सच्चाई को लेकर जो हैं वो बता देते हैं कि भाई हमने तो पहले ही बताया था, हम कहाँ कुछ छुपा रहे हैं। तो बजाय इस रियलिटी को आप समझने के, हम लोग सिर्फ इसको एक स्क्रिप्ट और एक फिल्म है, फिल्म तो फिक्शंस होती हैं। बचपन में जब हम अपने माँ बाप से पूछते थे क्या ये मम्मी ये होता है, तब हमारे पेरेंट्स बोलते थे नहीं नहीं ये तो कहानी है। बट एक्चुअल में आज समझ आता है कि शायद उनको भी नहीं पता होगा कि ये सच्चाई थी, लेकिन उसको एक कहानी का यमली जामा पहना कर जो है हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, और हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये हमने जो देखा है वो एक कल्पना है या वास्तविकता है। लेकिन अब जो है सन 2020 के बाद मुझे तो समझ में आ गया है कि भाई कितने प्रतिशत काल्पनिक कहानी है और कितने प्रतिशत ये सच्चाई है, और जो भी इसमें तस्करी दिखाई है चमड़ी की ये बिल्कुल सही है। और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ा इस मूवी को देखकर आपको थोड़ा सा वियर्ड भी फील होगा, थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा, अच्छा भी फील नहीं होगा, लेकिन आपको ये फ़िल्म बहुत शुरू से लेकर आखिर तक एंगेज करके रखेगी। और मैं तो यही कहूँगी कि आप इसे ज़रूर देखें, फैमिली के साथ मत देखिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंटेंट डाले गए हैं जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करें। बट फिल्म जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और हंसिका मोटवानी को तो मैं बचपन से उनके देख रही हूँ। मतलब ये लड़की जो थी चाइल्ड आर्टिस्ट थी, एकता कपूर के सीरियलों में आती थी, और मैंने इसको बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, फिल्मों में देखा है, कोई मिल गया फिल्म में भी थी। और फिर उसके बाद सन 2007 में ये हिमेश रेशमिया की जो है वो दुल्हनिया बन के आती है फिल्म में, यानी कि उसकी हीरोइन बनकर आती है। तो ये भी सफ़र मैंने हंसिका का देखा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली हंसिका का जो करियर है वो बॉलीवुड में नहीं चला, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि साउथ में उसका करियर चला है और उसको अच्छे रोल मिल रहे हैं, एंड आई रियली विश हर गुड लक। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं उनको ये सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होता, उनको तो बस टिप टिप बरसा पानी कर कर ही भेज दिया जाता है घर कि हाँ बस हो गया अब तुम निकलो।
लेकिन यहाँ पर पूरी जो कहानी थी वो हंसिका के इर्द गिर्द घूम रही थी, और वो लड़की ने कितना दिमाग लगाया है, उसके दिमाग को आपको सलाम करने का मन करेगा जब आप ये फ़िल्म देखेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो अजय देवगन है और हंसिका मोटवानी है, इन दोनों के इस कॉन्सेप्ट को कुछ मिलाकर कोई फ़िल्म ऐसी बनानी चाहिए तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि पहले एक दिमाग जो है फ़िल्म में जो है चलता है और अपने आसपास के लोगों को बचाता है, लेकिन यहाँ पर अगर दो खुराफाती दिमाग, इंटेलिजेंट दिमाग जो हैं वो मिलेंगे तो पता नहीं और क्या क्या धमाल मचाएंगे। तो ये फ़िल्म प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए कि कुछ ऐसी कहानी भी लिखें तो अच्छा लगेगा। तो मेरा ये सजेशन है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे तो अजय देवगन की थोड़ी याद आई फ़िल्म देखकर, क्योंकि मैंने दृश्यम 1 दृश्यम 2 दोनों देखी है। इनफैक्ट मैंने साउथ की दृश्यम 2 भी देखी है हिंदी सबटाइटल में। बट खैर वो फ़िल्म का एक अलग लेवल था, बट ये फ़िल्म भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं तो कहूँगी कि आपको ये फ़िल्म देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है, और कहीं ना कहीं लगेगा कि ये एक तरीके से एक अंडररेटेड मूवी है। एक्चुअली मैंने इस मूवी के बारे में एक रील में मुझे पता चला, तो मैंने कहा चलो यार मैं देख लेती हूँ। इस फ़िल्म की बड़ी तारीफ़ कर रहा है ये बंदा जो रिव्यू कर रहा था, बट वाकई मैं उस बंदे को भी थैंक्स करना चाहूँगी कि वाकई उसने एक कहते हैं ना छुपा हुआ कोहिनूर जो है लाकर हमारे सामने में रखा कि भाई ये क्या दबा हुआ था। हम तो इसको पत्थर समझ रहे थे, पत्थर समझकर इसको जो है पैर मार के हड़का रहे थे, लेकिन ये पत्थर नहीं, ये तो कोहिनूर था। तो वाकई मैं ऐसा ही मानूंगी इस पिक्चर को। तो डेफिनेटली अमेज़ॉन प्राइम पर है, तो आप देखिएगा, हिंदी में अवेलेबल है। आपको जो लैंग्वेज अगर आप जानते हैं, साउथ की जानते हैं तो साउथ में देख लीजिएगा, और मैं तो भाई हिंदी में देखी है मैंने, और मुझे बहुत फ़िल्म अच्छी लगी है। और काफ़ी इसमें दिखाया जाएगा कि अपने आसपास जो गतिविधियां होती हैं उनको किस तरीके से हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। स्पेशली जो लड़कियां बाहर जाती हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनको किस तरीके से अलर्ट रखना चाहिए अपने आप को, और वो किस तरीके से फंस सकती हैं किसी क्रिटिकल सिचुएशन में। तो उस चीज़ को भी आपको जानने को, सीखने को मिलेगा। तो अच्छी फ़िल्म है, आप इन्जॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी है। मैं तो आपको डेफ़िनेटली रिकमेंड कर रही हूँ कि आप फ़िल्म देखिए, स्पेशली अगर आप मेरे जैसे थ्रिलर लवर इंसान है ना, तो आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। मैंने भी ये फ़िल्म इसी वजह से देखी थी क्योंकि मुझे थ्रिलर बहुत पसंद है, सस्पेंस बहुत पसंद है, और यही जो चीज़ है मुझे बॉलीवुड में नहीं मिलती है। लेकिन मैं ज़्यादा साउथ की फ़िल्में देखती नहीं हूँ, बहुत कम फ़िल्में हैं जो मैंने साउथ की देखी हैं। आई थिंक उसमें से एक लक्की भास्कर भी फ़िल्म थी जो मेरी फ्रेंड टेबल टॉक 2.0 ने मुझे सजेस्ट की थी। उन्होंने लक्की भास्कर का अपने चैनल पर रिव्यू किया था, तो मैंने देखी थी और वाकई बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी। वाकई मुझे अफ़सोस होता है कि हमारे जो बॉलीवुड में क्यों एक अच्छे राइटर्स की, एक अच्छे कंटेंट की क्यों कमी है। आज भी हम क्रिंज, अश्लील, घिसा पिटा वही कंटेंट देख रहे हैं। हम कितनी भी छाती कूट लें, कितना भी माथा कूट लें, कितने भी हाथ पीट लें दीवारों पर इन लोगों को कोई असर नहीं होता। बार बार लगातार वही क्रिंज, वही चीज़ को एक अलग अलग दिशा में मोड़ मुड़ा कर वापस से हमें दिखाया जाता है, जो कि बड़ा इरिटेटिंग लगता है। तो बस, और मेरे पास अब कुछ है नहीं इस फ़िल्म के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ जो मुझे बोलना था, और जितना भी मैंने बोला है मुझे लगता है कि वो बिल्कुल इनफ है, सही है, सटीक है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। आप अपने ओपिनियन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और आगे बढ़ाइए मेरे चैनल को। बस यही मुझे कहना था। तो बस, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।